हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आमने सामने हुए राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री। बैठक में राजनाथ सिंह ने चाइना को दिया दो टूक जवाब, कहा हम सीमा पर चाहते हैं शांति, लेकिन तुम लोगों ने कर रखा है मामला खराब। बताएंगे दोस्तों क्या क्या जवाब दिया है राजनाथ सिंह ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां पर यूक्रेन युद्ध की भारतीय वायुसेना पर पड़ा बहुत बड़ा प्रभाव। रूस की इस जिद ने बढ़ा दी भारत की भी मुश्किलें। बताएंगे दोस्तों वो क्या जिद है रशिया की तरफ से, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से कांप जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले आपको यहाँ एक्सक्लूसिव खबर बताने वाले हैं। साथ ही घरेलू सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से ज्यादा की कटौती को लेकर बड़ी खबरें हैं, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि मेरा भारत महान और भारतीय सेना विश्व में सबसे बेहतर और नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब तक सीमा पार अमन चैन बहाल नहीं हो जाता ये संभव नहीं। जी हाँ, साथ ही साथ चीन को उसकी करतूतों से आगाह कर दिया है। अपने भारत ने बता दिया है कि तुमने कहां कहां क्या क्या गलतियां की थी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू के साथ बातचीत की, और माना जा रहा है कि इसमें उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शांगफू के दिल्ली पहुंचने के बाद ये बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक कहा कि भारत पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर बनाना हमेशा से चाहता आया है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब सीमा पर अमन चैन बहाल हो। भारत SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 3 साल पहले पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद ये चीन के रक्षा मंत्रियों की पहली भारत यात्रा है। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग तभी आगे बढ़ सकता है जब सीमा पर अमन चैन कायम हो। उन्होंने कहा कि तनाव कम करने की दिशा में डी-एस्केलेशन होना चाहिए और सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। भारत चीन के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब बॉर्डर पर अमन चैन बहाल हो, यानी कि चाइना की तरह नहीं कि बात कुछ और करता है और पीठ पीछे द्वेष रखता है, और जैसे ही भारत थोड़ा सा शांत होता है या भारत का ध्यान किसी दूसरे और विकास में लगता है कि अचानक से ही चाइना कोई ना कोई नया पैतरा खड़ा कर देता है और मजबूरन भारत को उसका जवाब देना पड़ जाता है। ऐसे में राजनाथ सिंह का क्लियर कहना है कि जब तक सीमा पर अमन चैन बहाल नहीं होगा, हमारा तुम्हारे साथ रिश्ते कभी सुंदर और मधुर बन ही नहीं सकते। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान दोनों देशों के बीच मौजूद समझौतों और कमिटमेंट्स के अनुसार होना चाहिए। दोनों मंत्रियों ने सीमा विवादों और दोनों देशों के संबंधों पर खुलकर चर्चाएं की। राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन के बीच जो भी समझौते हुए हैं उनके उल्लंघन से दोनों देशों के संबंधों पर गहरा असर पड़ा है। तो वहीं दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद भारत के CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ने कहा कि भारत LAC पर अपनी स्थिति को लेकर कायम है। बता दें कि पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। तब चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई थी। भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका और वापस खदेड़ दिया। चीन भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने की बात करता है, लेकिन बॉर्डर पर उसकी गतिविधियां उकसाने वाली होती हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि चाइना जब मीटिंग होती है तो ऐसे बात करता है जैसे वाकई में वो कितना बड़ा शांति धारक है, लेकिन शांति वार्ता जैसे ही खत्म होती है कि वो अपना असली रंग दिखा देता है और ये बता देता है कि हम कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसे में चीन को करारा जवाब मिल ही जाता, उसके बावजूद भी उसका दिमाग ठंडा होता नजर नहीं आता। बहरहाल दोस्तों, क्या इस मीटिंग के बाद पहली बार रक्षा मंत्रियों के मीटिंग के बाद क्या चाइना सुधरेगा या फिर वो अपने चाल से फिर बाज नहीं आने वाला? आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपनी भारतीय सेना कैपेबल है चाइना के हर मंसूबों को फेल करने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां यूक्रेन युद्ध की भारतीय वायुसेना पर सबसे ज्यादा मार। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए लंबा से लंबा इंतजार, रशिया की जिद ने बढ़ाई मुश्किल। बता दें, यूक्रेन की जंग की वजह से जहां भारत और रशिया के रिश्ते एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं, तो वहीं अब इस युद्ध के कारण भारतीय सेनाओं की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही
रही है। जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक युद्ध के कारण सबसे ज्यादा असर मिलिट्री सप्लाई पर पड़ा है और सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स है। वायुसेना को S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की 2 रेजिमेंट्स की डिलीवरी डेट अब लंबी हो गई है। भारतीय वायुसेना को अब इस सिस्टम के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। साफ है कि भारतीय वायुसेना पर इस युद्ध की वजह से सबसे खराब असर पड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध का असर रशिया पर इतना गंभीर है कि रूसी अधिकारियों की तरफ से IAF को लिखकर बताया गया है कि S-400 की 2 रेजिमेंट्स तय समय पर डिलीवर नहीं हो पाएगी। S-400 मिसाइल सिस्टम की इन 2 रेजिमेंट्स को IAF की तरफ से तैनात किया जाना था। सूत्रों की माने तो देरी के बाद भी सेनाओं की तरफ से ऑपरेशनल तैयारियों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा है। सूत्रों की माने तो मिलिट्री सप्लाई में देरी के मुख्य वजह जंग है जिसने उत्पादन क्षमता पर खासा असर डाल दिया है। कंपनियों का सारा ध्यान आंतरिक मसलों पर है ना कि निर्यात पर। इसके अलावा अदायगी का मुद्दा भी दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां चीनी नागरिकों पर हुए हमले के बाद अब CPEC को लेकर अटकी सांस दोस्त ने पाकिस्तान को ही दे दी कड़ी चेतावनी। बता दें, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के 52 प्रोजेक्ट्स पर 48 अरब डॉलर खर्च करने के बाद पाकिस्तान के हालात देखते हुए चीन की भी सांस अटकी हुई है। इसी बीच चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर चीनी नागरिकों पर हमलों को रोकने में इस्लामाबाद कामयाब नहीं हुआ तो उन दोनों के बीच संबंध खराब हो जाएंगे। और ये सीधी बात चीन ने पाकिस्तान के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से कही है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से क्लियर बात कही गई है। अगर इस्लामाबाद हमारे चीनी नागरिकों पर हमले होने से रोक नहीं पाती है तो तुम्हारे साथ हमारे संबंध खराब अवश्य हो जाएंगे। बता दें कि नदीम अंजुम वो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ चीन के दौरे पर गए हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान के हालात राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बहुत ही खराब है। ऐसे में CPEC प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी नागरिकों पर अक्सर हमला हो जाता है। खासकर POK में चीनी नागरिकों पर कई बार हमले हो चुके हैं। इस समय पाकिस्तान को लेकर चीन की जान आफत में फंसी हुई है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारतीय सेनाओं को लेकर बड़ी खबर। सेना का कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स को शुरू करने का फैसला। जी हां, सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसकी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत कमांड साइबर ऑपरेशन और सपोर्ट विंग्स को चालू करने का फैसला किया है। ये निर्णय सेना के कमांडर के पिछले सप्ताह हुए सम्मेलन में लिया गया था। सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि आधुनिक संचार प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता पर जोर देने वाली नेट केंद्रीयता जो आधुनिक संचार प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता से संबंधित है उसकी ओर तेजी से होते झुकाव के बीच इस मंच ने नेटवर्क की सुरक्षा जरूरत की समीक्षा की और निकट भविष्य में कमांडर साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स को संचालित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, एक तरफ जहां पाकिस्तान में जनता रोटी के लिए तरस रही है और लाखों लाखों रुपए एक एक पाकिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने कर्ज चढ़वा दिया और दूसरी ओर अपना भारत लगातार कॉन्स्टेंटली तरक्की कर रहा है। और अब इतनी तरक्की कर चुका अपना भारत की सेना का कमांड साइबर ऑपरेशंस की तैयारियां कर रहा है। अब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारा भारत कहां है और पाकिस्तान कहां पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी नेताओं के, पाकिस्तानी मंत्रियों के जुबान से जहर ही निकलती है, ना कि भारत को लेकर मिठास। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह बात करते हैं खबर की। चीन के साथ बॉर्डर पर डील करने को बेकरार है भूटान। आखिर क्यों है भारत के लिए ये टेंशन वाली बड़ी बात, बता दें। भूटान वो छोटा सा देश है जो भारत और चीन के बीच बसा हुआ है। भारत की ही तरह इस देश के भी चीन के साथ काफी सीमा विवाद है। BBC की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन का कद बढ़ रहा है उसके बाद भूटान पर यह दबाव और ज्यादा बढ़ गया है कि वो ड्रैगन के साथ एक बॉर्डर डील कर ले, मगर ये तभी हो पाएगा जब उसे साथ ही भारत की तरफ से मंजूरी मिल पाए। भारत और भूटान के काफी करीबी रिश्ते रहे हैं। भारत पिछले कई सालों से अपने इस दोस्त को कई लाख डॉलर वाली आर्थिक और सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है। भूटान और चीन के बीच पश्चिम और उत्तर में कई क्षेत्रों में मौजूद सीमा पर विवाद जारी है जो कई दशक पुराने हैं। कई विवादित क्षेत्रों के बीच डोकलाम वो जगह है जो भारत, भूटान और चीन के बीच स्थित है। भूटान और चीन दोनों ही इस जगह पर दावा करते हैं, जबकि भारत हमेशा भूटान की स्थिति का समर्थक रहा है। विशेषज्ञों की माने तो भूटान का समर्थन करने की कई वजह भारत के पास है। डोकलाम सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से भारत के कई
भी अहम है। इस क्षेत्र में चीन का किसी भी तरह का दबाव सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा पैदा कर सकता है, जिसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। 22 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारत को उसके उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ने का काम करता है। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने लीजियम के अखबार लिब्रे बेल्जिक के साथ बातचीत में इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि उनकी सीमा में चीन ने 10 नए गांव बना लिए हैं। भूटान के पीएम ने यह भी उम्मीद जताई कि भूटान और चीन 1 या 2 बैठक में अपनी कुछ सीमाओं का सीमांकन करने में सक्षम होंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन के साथ बॉर्डर पर डील करने को इतना बेकरार है भूटान, और वो भी ये जानते हुए ऐसी बातें कह रहा है। उसको पता है कि बिना भारत के अप्रूवल के चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर डील साइन नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी इतना आतुर क्यों है भूटान? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां प्रोपेगेंडा से नहीं बदल सकती सच्चाई। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, हिस्सा है और आगे भी हिस्सा रहेगा। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में भारत ने कि पाकिस्तान की एकदम से बोलती बंद बता दे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत की ओर से कश्मीर मामला उठाए जाने के बाद अपने पड़ोसी देश की आलोचना की और कहा कि कोई भी बयानबाजी या दुष्प्रचार इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है और आगे रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की बैठक में जम्मू कश्मीर का मामला उठाया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सलाहकार प्रतीक माथुर ने ये करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। साथ ही साथ वीटो पावर को भी लेकर भारत ने 2 टूक कहा है। यूएनएससी में भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों के आधार पर किया जाता है, और वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार केवल 5 स्थायी सदस्यों को दिया जाना देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय मिशन में सलाहकार प्रतीक माथुर ने 193 सदस्यीय महासभा द्वारा वीटो पहल को पारित किए जाने के 1 साल बाद बुधवार को वीटो के इस्तेमाल पर आयोजित महासभा की बैठक में कहा कि पिछले 75 साल से अधिक समय में सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुल 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका हैं, और उन्हीं के पास वीटो इस्तेमाल करने की ताकत है, अधिकार है। शेष 10 सदस्य 2 साल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं और उनके पास वीटो का अधिकार नहीं है। इसमें भारत ने करारा जवाब दिया और क्लियर कह दिया है कि आप लोग इस वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों के आधार पर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी राजनीतिक विचारों के आधार पर इसका इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि बाकी बचे हुए देशों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहता है और वो देश हर चीज में सफर करते हैं। बहरहाल बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पुंछ आतंकी हमले में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। 3 महीने से आतंकियों को पाल रहा था मेंढर का नासिर। बता दें, भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के पुंछ में 20 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों को खोजने में जुटे हैं। सेना 5 सैनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए पुंछ में भाटा धुरियन के जंगलों को स्कैन कर रही है। इस बीच सुरक्षा बलों ने मेंढर क्षेत्र के एक गुर्जर की पहचान की है, जिसने आतंकियों को पनाह दी थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी की पहचान मेंढर के रहने वाले नासिर अहमद के रूप में हुई है। नासिर ने न केवल हमलावरों को साजो सामान दिया था, बल्कि उन्हें लगभग 3 महीने तक अपने घर में रखकर खाना भी खिलाया था। नासिर पिछले 1 सप्ताह में सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए गए 60 संदिग्धों में से एक था। सूत्रों ने कहा कि उसने जांचकर्ताओं के सामने स्वीकार किया है कि उसने आतंकियों को लगभग 3 महीने तक आश्रय दिया था, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था और यहाँ तक कि हमले के दिन भीम बेर गली तक पहुँचाने के लिए एक वाहन की भी व्यवस्था की गई थी। उसके द्वारा कुछ बंदियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। मेंढर में नासिर अहमद का घर हमले के स्थान से बेमुश्किल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों ने बताया है कि हमले के दौरान हमलावरों को एक स्थानीय हैंडलर से वॉइस नोट्स के जरिए निर्देश मिल रहे थे, जो पाकिस्तान में अपने संपर्कों के संपर्क में था। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि वे आतंकी जितने बड़े मुजरिम है भारत के उन 5 जवानों के शहीद होने में, उतना ही बड़ा मुजरिम ये नासिर अहमद भी है, क्योंकि उसी ने ही उन आतंकियों को पाला पोषा, खाना पीना खिलाया। ये पता होते भी कि उनके मंसूबे क्या है, उसके बावजूद अगर आप भी मानते कि उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट में। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पहली बार चीन के सीमा पार व्यापार में युआन ने डॉलर को छोड़ दिया पीछे। क्या अमेरिकी मुद्रा है खतरे में? बता दें,
आधुनिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन के सीमा पार व्यापार में उसकी मुद्रा युआन की मात्रा डॉलर से अधिक हो गई है। चीन लंबे समय से अपनी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयासों के तहत सीमा पार व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए युआन के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत में चीन का सीमा पार भुगतान और प्राप्तियों में युआन का उपयोग बढ़कर 48.4% हो गया है, जबकि डॉलर का हिस्सा 46.7% तक गिर गया है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिर दिखाई अपनी दादागिरी, फिलीपींस का रोक लिया जहाज। बता दें, दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य जमाने वाला चीन ने एक बार फिर दादागिरी दिखाई है। इस बार चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का एक जहाज रोक लिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जबकि इससे कुछ दिनों पहले ही चीन ने फिलीपींस से अपने रिश्ते सुधारने की पहल करने का दावा किया था। चीन के एक तटरक्षक जहाज ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित समुद्र क्षेत्र में फिलीपीन के गश्ती जहाज को रोक दिया, जिससे रणनीतिक जलमार्ग में टकराव की स्थिति बन गई है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पहले निजी मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला, कहा मिलेगा रोजगार। जी हां, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत कश्मीर में पहले निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम शुरू हो गया है। दिल्ली का मिल्ली ट्रस्ट इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को पुलवामा जिले के सेमपोरा में बना रहा है, जो पिछले साल सरकार की प्रस्तावित 2 मेडिसिटी का हिस्सा होगा। मेडिसिटी में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल प्रबंधन केंद्र, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन हब, आयुष केंद्र, रिसर्च सेंटर, स्टाफ क्वार्टर और गेस्ट हाउस होंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली के मिल्ली ट्रस्ट के बनाए गए कश्मीर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट 2000 स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां बोगोटा में प्रवासी भारतीयों से बोले जयशंकर जी, कहा दुनिया नए भारत की योग्यता और क्षमता को पहचान रही है। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए नए भारत और इसके वैश्विक प्रभावों को साझा किया। उन्होंने भारत में हो रहे परिवर्तनों तथा इसके वैश्विक प्रभावों को चर्चा की और समुदाय के सदस्यों को बताया कि कैसे दुनिया नए भारत की क्षमता व योगदान को पहचान रही है। जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल पर भी प्रकाश डाला और विदेशों में भारतीयों के कल्याण और विश्वास के लिए उनके कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने भारतीय समुदाय से मोदी सरकार के विदेशों में किए गए भारतीयों के कल्याण और भरोसे के कामों के बारे में भी बात की। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां संघर्ष के बीच यूक्रेन जाएगा चीन का शांति प्रतिनिधि मंडल, क्या रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करा सकता है? ड्रैगन बता दे 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। दोनों देशों के हजारों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। 14 महीने से जारी युद्ध के बीच चीन यूक्रेन में एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा, जो इस संघर्ष को सुलझाने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगा। इससे पहले भी ड्रैगन युद्ध को रोकने के लिए एक शांति समझौता पेश कर चुका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की। लगभग 1 घंटे हुई इस वार्ता के दौरान उन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए संघर्ष विराम और राजनीतिक समाधान लाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की। बात करें एक और खबर की, जहां दक्षिण कोरिया अमेरिका परमाणु पनडुब्बी संधि से बौखलाया चीन, उत्तर कोरिया को लेकर ड्रैगन ने दे दी चेतावनी। बता दें, दक्षिण कोरिया में परमाणु हथियारों के साथ अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती को लेकर चीन बुरी तरह से भड़क गया। चीन ने वॉशिंगटन और सियोल के गुरुवार को उत्तर कोरिया के साथ उत्तेजक टकराव के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का दक्षिण कोरिया में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की तैनाती उत्तर कोरिया को गुस्साने वाली हरकत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने कहा है कि प्योंगयांग अपने नेतृत्व के अंत का सामना करेगा यदि वो अपने परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी ही विचित्र खबर आ रही है कूनो नेशनल पार्क से, जहां पर पहले से ही 2 चीते बीमारी से मौत का मुंह देख चुके हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है वो ये कि कूनो में हथियार लेकर घुसा शिकारी, विदेशी चीतों के लिए बड़ा खतरा। सुरक्षा के लिए क्या है इंतजाम, बता दें। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। साल 2022 से सितंबर महीने में कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। भारत में विदेशी चीतों के आने से लोगों में खासा खुशी थी और इस साल भी अफ्रीका से दोबारा 12 और चीते लाए गए थे। कूनो में विदेश से आई एक मादा चीते ने मार्च में 4 शावकों को जन्म भी दिया था और
पर हाल ही में कुनो से ओवान और आशा नाम के 2 चीते बाहर भी निकल गए थे। ऐसे में ये विदेशी चीते हमेशा खबरों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार की खबर चिंताजनक है। कुनो में एक शिकारी पकड़ा गया है। शिकारी के पास से खतरनाक हथियार मिला है। गौरतलब है कि कुनो में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद पिछले हफ्ते एक शिकारी जंगल में घुस गया। बता दें कि कुनो में शिकारियों को घुसने से रोकने के लिए एक खास ट्रेंड कुत्ते को भी तैनात किया गया है। इस कुत्ते का नाम इलू है। इन सुरक्षा के इंतजामों के बाद भी एक शिकारी जंगल के अंदर घुस गया। जी हाँ, बता दें कि वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एक हफ्ते पहले शिकारी को पकड़ा गया था। उसके पास से एक बंदूक और कुछ शिकार करने वाले हथियार बरामद किए गए थे। बहरहाल वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई और शिकारी को जेल भेज दिया गया। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां बीजेपी का हल्ला बोल पीएम मोदी पर विवादित बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। खड़गे ने मांगी माफी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से करने वाले बयान के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो, उसका गलत अर्थ निकालने से किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के तहत गडक जिले के रोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं कि वो जहरीले नहीं है तो छू कर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। बता दें कि खड़गे के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा वार किया, तीखा हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेसी अध्यक्ष से बयान के लिए माफी की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विपक्षी दल की नफरत सामने आ रही है। उन्होंने खड़गे के इस स्पष्टीकरण को भी खारिज कर दिया कि वो भाजपा की विचारधारा की तुलना जहरीले सांप से कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से जहरीले सांप की भांति बताया गया है, ऐसे में खड़गे जी को आप लोग अपनी तरफ से क्या राय देने वाले होंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस पर आपका क्या टेक होने वाला है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां रसोई गैस की कीमत में 100 रुपए से ज्यादा की कटौती 1 मई को जारी होगा। नया दाम, सीधे मिलेगी छूट। बता दें अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, अब कुछ दिन ही बाकी है। इसके बाद मई महीने में पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे। इनमें प्रमुख तौर पर रसोई गैस के दाम सहित अन्य चीजें होती हैं जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डालती है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होंगे जिनमें गैस सिलेंडर के दाम भी शामिल है। 1 मई को सरकार गैस के नए दाम जारी करेगी, जिसके बाद से गैस के नए दाम लागू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पिछले महीने से गैस के दाम 500 रुपए कम कर दिए हैं, जबकि देश भर में गैस के दाम 1100 रुपए से अधिक हैं। दरअसल गहलोत सरकार ने गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की अपनी योजना के बाद राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना करने जा रही है। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मात्र 3 दिन में ही 6,23,000 से अधिक परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है। बहरहाल आपके शहर में गैस के क्या दाम चल रहे हैं दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और कौन से शहर में चल रहे हैं बताना मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।